हाँ, जी हाँ। अब चलिए इज़राइल क्या मैं चाहता आऊँगा है? एक एक बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पे आइए सामने जयदीप सिंह मुंडेला साहब ने अपडेट किया और फिर उसके बाद मैं यहीं से फदील साहब पास चलूँगा। यहाँ पे आया है कि एडम बोएलर जो कि ट्रंप के नुमाइंदे हैं ने बयान दिया है कि हमास के साथ अमेरिका की मीटिंग से इज़राइल गुस्साया है। तो मैं इज़राइल को बताना चाहता हूँ कि हम यूनाइटेड स्टेट अमेरिका हैं, इज़राइल के एजेंट नहीं हैं। हमारे खुद के अपने इंटरेस्ट हैं और हमारे खुद के निर्णय हैं। हमारी हमास के साथ फ्रूटफुल बातचीत हुई है और हमें आशा है कि हम किसी एग्रीमेंट पर पहुंच जाएंगे। ये चीज भी साथ-साथ चल रही है। एक तरफ ओआईसी की मीटिंग भी आज हुई है, फजील साहब। तो इस बातचीत को लेकिन जो मंडे से बातचीत सेकंड फेज की शुरू होने जा रही है, हमास ने आज ये कहा है कि ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है क्योंकि हम खुद तैयार नहीं थे बातचीत के लिए। इज़राइल अब जो है हमारी बातचीत के लिए तैयार हो गया है, हमारी शर्तें उस पर। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? एक तरफ अमेरिका भी है, दूसरी तरफ ओआईसी और तीसरी तरफ ये इज़राइल का भी अपना। तो ये इज़राइल का झुकाव या बातचीत के लिए तैयारी, क्या ये अमेरिका का प्रेशर है? क्या है? या अब चूँकि अगर अगर मान लीजिए, मैं 1% कह रहा हूँ फजील साहब, कि अगर मान लीजिए, हम 100% नहीं कह रहे हैं, लेकिन 1% भी कह रहे हैं कि अगर ये इस बात में सदाकत है कि जो ओआईसी अरब लीग का जो मंसूबा है 5 जो मुल्क हैं, तो फिर तो एग्रीमेंट हो ही जाएगा, फिर तो बात मान ली जाएगी। फजील साहब। सबसे बड़ी बात ये है मुमताज भाई कि इजराइल अब जो नया ट्रंप का जो कार्यशैली अब जो दिख रहा है फेज 2 में, जिस तरह से उन्होंने जेलेंस्की को अलग करके जाके रूस से बात कर लिया और जेलेंस्की नाराज हो गए, उसी तरह से अब इजराइल का भी नंबर आने वाला है। नेतन्याहू को अलग करके वो मामला अभी खुल के आ नहीं रहा है कि 200 हॉस्टेजेस वाला मामला अभी खुल के आ नहीं रहा है और उसी के लिए ट्रंप बार-बार मीटिंग करना चाह रहे हैं। इजराइल अब वो भी तय नहीं है कि इजराइल के पास वो नागरिक हैं कि हमास के पास हैं, और ना तो हमास डिक्लेयर कर रहा है और ना इजराइल डिक्लेयर कर रहा है, ना अमेरिका डिक्लेयर कर रहा है। आखिर किस बात के लिए अमेरिका का क्या इंटरेस्ट है? सबसे बड़ी बात यह है कि भाई इजराइल तो उसका पड़ोसी है। फिलिस्तीन हमास के साथ अमेरिका क्यों इतना इंटरेस्ट दिखा रहा है? या तो वो सीधे सीधे इजराइल को मना कर दे कि भाई आप वो बात ही खत्म हो जाएगी। इजराइल जो है यूक्रेन का हालत देख करके, जेलेंस्की का हालत देख करके अब खुद ही बैकफुट पर आकर के सोच रहे कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे साथ हमको भी एक खर्रा जो होता है, बोलते हैं हम लोग भोजपुरी में, खर्रा पकड़ा देना कि भैया ये हिसाब किताब चुकता कर दो, नहीं तो फिर समुद्र का किनारा तो इजराइल भी है, रिवेरिया तो इजराइल में भी बन सकता है और ज्यादा कम पैसे में बन जाएगा। भाई फिलिस्तीन में तो बहुत लगाना पड़ेगा, नीचे से ग्राउंड से लेकर के ऊपर तक बनाना पड़ेगा, और रिवेरिया अगर इजराइल में बनाना होगा तो वहां तो कुछ नहीं करना, थोड़ा मोड़ा कुछ मॉडर्नाइजेशन करके और बना सकते हैं। बहुत लंबा चौड़ा एरिया इजराइल के पास तो है, बहुत बड़ा है। फिलिस्तीन के पास तो 40 किलोमीटर ही है, उनके पास तो बहुत 200-300 किलोमीटर है। तो रिवेरिया अगर वो नहीं दे पाए, जिस तरह का मिनरल मांग रहे यूक्रेन से, उसी तरह रिवेरिया मांग रहे इजराइल से। इस बात को नेतन्याहू समझ गए हैं और जो हालत यूक्रेन का हुआ वो हालत इनका भी हो जाएगा, और इसीलिए ये इजराइल जो है आगे बढ़ के, और सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल की इंटरनल पॉलिटिक्स में बहुत उछल हो गया है, बहुत उथल पुथल हो गया है। उनके अपने पार्लियामेंट्स के अंदर भगदड़ मच रही है, मारपीट हो रही है, मतलब गाली गलौज तक बात आ गई है, और नेतन्याहू को कई बार पार्लियामेंट से बाहर भागना पड़ा, मुजाहरे हो रहे हैं। हर घर में इस वक्त, इजराइल के हर घर में चर्चा नेतन्याहू गवर्नमेंट और वार की हो रही है, और कैपिटलिस्ट के फैमिली के लोगों की बात हो रही है। बेहद पूरे इजराइल के हर घर में इस वक्त केवल इजराइल को लेकर के चिंता है, क्योंकि 15 महीने से जिन लोगों ने सायरन की आवाज सुनी है, उन्हें डर है कि कहीं दोबारा ना हमको सायरन के उस आवाज को सुनना पड़े और हमें अंडरग्राउंड जाना पड़े। तो ये सारी बातें हैं। कल हम लोग बात कर रहे थे सीरिया की, तो सीरिया के जो क्या नाम उनका,
जुलानी जो थे, जुलानी साहब भी अरब जगत की मीटिंग में आए थे और उन्होंने दुनिया से कहा है कि आप इजराइल से कहिए कि गोलान हाइट खाली करे। ये जितनी भी घटनाएं देखिए, आज कोई नई खबर नहीं आई, ये सारी फेक खबरें हैं और वेस्ट मीडिया से हम बार-बार कहते हैं कि वेस्ट मीडिया से सावधान रहने की जरूरत है। उसका वेस्ट का इंटरेस्ट ही वेस्ट मीडिया है। दुनिया में कोई निष्पक्ष बात करने वाला नहीं है। वेस्ट मीडिया पर अगर भरोसा करेंगे तो धोखे में रहेंगे, गलत सूचनाओं पर आप अपना दिमाग ले जाते रहेंगे। जी। बिल्कुल ये आप सही कह रहे हैं कि इस तरह की चीज़ें, क्योंकि कुछ चीज़ें जो निकल आ रही, झड़प तो देखिए वहाँ पहले दिन से जारी ही थी। लेकिन जिस तरह से शिया सुन्नी, मसलन अब ये कि डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि जो ईरान परमाणु बम बना रहा है उससे अरब को खतरा है। यानी वो ये नहीं कह रहे कि अमेरिका खतरा है, इजराइल खतरा, कह रहे नहीं, 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 वो अरब को खतरा है। मतलब इस तरह की जो खबरें आ रही है उससे यही लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं ये एक शिया सुन्नी जो अब तक नहीं हो पाया है उसको कि करा दिया जाए, उसमें ये शामिल कर दिया जाए। एक और बड़ी यहाँ पे अपडेट के तौर पर दिया है जयदीप सिंह मुंदेला साहब ने, जो जाहिर है कि पहले तो बिजली बंद करने की हमने खबर दी है, लेकिन अब क्या कहा है वहां पे देखिए कि इजराइल के ऊर्जा मंत्री एली कोहेन ने गाजा के बिजली काटने का पत्र जारी कर दिया है और कहा है कि उनका अगला कदम पानी बंद करना होगा, यानी पानी भी हम बंद कर देंगे, ये ऐसा। लेकिन इसके साथ साथ आगे बड़ी खबर ये भी कि लाहौती ने फिर अभी कहा है कि काउंटडाउन शुरू हो गया है और हम इजराइल को बख्शेंगे नहीं। अगर उसने ये नहीं किया तो जाहिर है कि हम इसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई करेंगे, ऐसा कहा जा रहा है। कैप्टन साहब, ये पानी बंद कर देना, पहले वहां सामान का बंद कर देना, या अब वहां पे बिजली इस तरह के, तो मतलब क्या लग रहा है कि ये सब करेंगे तो कोई रिएक्शन फिर नहीं होगा? मतलब ये तो दावत देना है और इस पे कोई बातचीत क्यों नहीं हुई? मैं वही कह रहा हूं कि भाई मीटिंग हुई, सब हुआ, प्लान तैयार हो रहा है, सब बहुत अच्छा बनाएंगे। अरे जब वहां जिंदा लोग रहेंगे तब तो बनाओगे। सवाल ये है कि वहां पानी नहीं पहुंचे, दवा नहीं पहुंच रही, बिजली बंद कर दी गई, पानी का कह रहे हैं आलीशान बनाएंगे। अरे किसके लिए बनाओगे? अमेरिकन के लिए या अपने अय्याशी के लिए बनाओगे? इस पे बात क्यों नहीं हो रही? कैप्टन साहब, क्या लग रहा है कि ये मतलब बिल्कुल सेंसलेस। जी हाँ, जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स हैं, उन्होंने हमेशा इज़राइल को क्रिटिसाइज़ किया है। इज़राइल को बहुत कड़ी निंदा किया है कि इज़राइल जो भी कार्रवाई कर रहा है गज़ा में एड कॉन्वॉय को रोककर, या जैसे अभी देख रहे हैं कि मानवीय सहायताओं को रोक रहा है गज़ा में इज़राइल, ये सही नहीं है। और इसका नाम तो जब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में जब केस चला था, वहां तो जेनोसाइड की डेफिनेशन में ही आ गया था। इसीलिए अगर हम देखें कि जब बेंजामिन नेतन्याहू को वॉर क्रिमिनल के हिसाब से घोषित किया गया था, ट्रायल और घोषित भी किया गया, उनको डिक्लेयर किया गया है, तो सबसे बड़ी बात थी कि ये सब डेफिनेशन जेनोसाइड की डेफिनेशन में आता है कि आप एक कम्युनिटी को आइडेंटिफाई करें, उनको चारों तरफ से बंद कर दें, उनको दवाइयाँ ना पहुँचने दें, खाना ना पहुँचने दें, बिजली ना पहुँचने दें, अब पानी ना पहुँचने दें। वहाँ पर जनरेटर चलाने के लिए ज़ाहिर बात है, गज़ा में इतनी लड़ाई के बाद रेगुलर बिजली आती नहीं है। अस्पताल जितने हैं, स्कूल, कॉलेजेस हैं, वो सब जनरेटर पे चल रहे हैं, तो उनके लिए डीजल को भी इज़राइल बंद करने की कोशिश एक बड़ी खबर आ रही कैप्टन साहब, मैं रोकूंगा इस वक्त। बड़ी खबर तिल अवीव से आई है, अभी मैं देख रहा था तो तिल अवीव से बड़ी खबर ये आई है कि वहां फिर एक कार बम धमाका हुआ है सड़क पर, और जो जिस पे हुआ है वो तो उसको तो नुकसान पहुंचा ही है, लेकिन इसके साथ साथ आने जाने वाली गाड़ियां भी वहां पे उनको नुकसान पहुंचा है और पूरा रोड जो है वो ब्लॉक हो गया है। इस तरह की चीजें लगातार जो है कैप्टन साहब सीरिया इजराइल के अंदर हो रही है, और तिल अवीव जो है
वो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि जो भी है जैसे भी है लेकिन निशाने पर है। अभी ये नहीं कहा जा सकता कि वहां पे अमन है, या ये भी हो सकता है कि वहां के लोगों को खबरदार करने के लिए कि देखो अभी दुश्मन जो है घात लगाए हुए है और आप लोग माहौल मत खराब करो। ये भी क्या क्या हो सकता है, क्योंकि वहां पे लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं। कैप्टन साहब उसके बाद फजील भाई। अ, अंदर इसके पहले भी कई बार हमले हो चुके हैं। जाहिर बात है इज़राइल के अंदर बड़ी संख्या में फिलिस्तीन के लोग रहते हैं। वो इज़राइल के सिटीज़न हैं और उनकी तादाद जो है वो करीबन 20 लाख या 22 लाख बताई जाती है। ये सब जो फिलिस्तीन के लोग हैं ये इज़राइल के सिटीज़न हैं। जाहिर बात है इनमें से 100 में से 1 या 1000 में से 1 जो है वो परेशान होगा। तो जब वो परेशान होता है कभी हाइफ़ा में, कभी तेल अवीव में इस तरह के वारदातों को अंजाम देते हैं। कुछ दिन पहले हमने बसों में जो सीरियल ब्लास्ट हुआ था उसके बारे में डिस्कस किया था। अ, इज़राइल में वो लोग ये ऐसी जो इंटरनल बम के धमाके होते हैं सीरियसली लेते हैं। लेकिन मोर और लेस इज़राइल में शिन बेट और पुलिस ने इन पर कंट्रोल रखा हुआ है। कभी महीने 2 महीने में 1-2 बॉम्ब ब्लास्ट हो जाते हैं। अभी 2 हफ्ते में 2 बार हो चुकी है ऐसी वारदात। तो और इज़राइल की जो जयदीप सिंह मुंदेला एडमिनिस्ट्रेशन है साहब ने इसके ताल्लुक से कैप्टन साहब लिखा है, जयदीप सिंह मुंदेला साहब लिखा है कि कलकलिया में जिस जीप में बम ब्लास्ट हुआ है उसकी जिम्मेदारी अल-अक्सा शहीद ब्रिगेड ने ली है। वो जिम्मेदारी इसके इसको बहुत हम नहीं मानते हैं जिम्मेदारी को, लेकिन फिर भी जी कैप्टन साहब। तो इज़राइल में उनको मालूम है कि ज़्यादा अब 20-22 लाख फिलिस्तीन के लोग अगर इज़राइल के अंदर रहते हैं जो कि इज़राइल के नागरिक हैं। तो ज़ाहिर बात है कि इज़राइल पूरी कोशिश करता है कि वह इज़राइल के नागरिकों की तरह से रहें। तो जो शिन बेट है उसका एक ड्यूटी तो शिन बेट का यही है कि इज़राइल के अंदर फिलिस्तीन के जो लोग रहते हैं उन पर नज़र रखना, खास तौर से जिन पर शक शुबह हो जाए तो उन पर नज़र रखना। लेकिन मोर और लेस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस तरह के जो धमाके हैं इज़राइल के अंदर हो, चाहे गाज़ा में हो, चाहे तेल अवीव में हो, चाहे हाइफा में हो या किसी भी किबुत्ज में हो, जेरूसलम में भी हुए थे। ये बहुत ही इक्का-दुक्का होते हैं और इज़राइल की जो सरकार है या वहाँ के जो आम ज्यू लोग हैं, वो इससे घबराते नहीं हैं। मतलब वो मानते हैं कि ठीक है, ऐसे कभी-कभी होगा। इज़राइल की सरकार बहुत कोशिश करती है कि इसका एक बैकअप इफ़ेक्ट ना हो, यानी ज्यूज़ लोग और फिलिस्तीन के जो लोग हैं, ज्यूज़ लोग और फिलिस्तीनी इज़राइल जो हैं, उनमें आपस में दंगे-फ़साद ना हो जाए। कोशिश करके मोर और लेस अब तक वो इस चीज़ को काबू में रख पाए हैं। ज्यूज़ लोगों ने फिलिस्तीन के जो लोग हैं इज़राइल के अंदर उन पर हमला नहीं किया, मोर और लेस, कमोबेश। और इस तरह से सरकार ने कोशिश करके जो इज़राइली सिटीज़न हैं, जो कि अरब सिटीज़न हैं, उनको पब्लिक लाइफ में दर्जा दिया है कि आप इलेक्शन लड़ो, नेसेट में आपकी पॉलिटिकल पार्टी भी है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ डॉक्टर रिज़वी, अभी जो बेंजामिन नेतन्याहू की जो पार्टी है पावर में, लिकुद पार्टी, ये तो माइनॉरिटी पार्टी है। ये अरब पार्टियों की मदद से इज़राइल में जब इलेक्शन हुए थे तो अरब पार्टी जितने हैं 3-4 छोटे-छोटे उन किसी के 5 मेंबरान हैं, किसी के 8 मेंबरान हैं, किसी के अरब पार्टियों की मदद से लिकुद पार्टी यानी बेंजामिन नेतन्याहू नेसेट में पावर में है। ये बहुत सारे दर्शकों को पता नहीं है। जी। बहुत-बहुत शुक्रिया कैप्टन साहब, आपने बड़ा अच्छे तरीके से चीज़ों को पेश किया है। और जैसे ही फजील साहब आए, एक सवाल जो है, अच्छा फजील साहब तो अभी थोड़ा कहीं
लग रहा है पानी उनी पीने गए हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं सीनियर जर्नलिस्ट अब्दुल बारी मसूद साहब, मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ। आप कॉलम निगार हैं और सीनियर जर्नलिस्ट होने के साथ-साथ जो अरब ममालिक हैं। ओआईसी की मीटिंग हुई है बारी साहब और उसमें इस बात की मुखालफत की गई है कि हम ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि फ़िलिस्तीनियों को गज़ा से निकाला जाए। लेकिन वहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो खाना-पानी पहुँचना चाहिए था, वो नहीं पहुँच पा रहा है। बिजली आज काट दी गई, अब कहा गया है कि पानी भी जो है बंद कर देंगे। कोई इस पे वहाँ की जो खस्ता-हाली है, क्या उस पे भी कोई बातचीत हुई? क्या उस पर भी तबादला ख़्याल किया गया या सिर्फ़ ये कि उसे जन्नत बना देंगे बस? क्या बात है। असल मसला जो है ना, इसराइल की जो हठधर्मी है, वहाँ पर जो है उसका मामला जो है, वहाँ पब्लिक जो है रेस्क्यू हो रही है। वहाँ पर बड़ी जो है पब्लिक का डिमांड है कि जो होस्टेज है, उनको रिहा कराया जाए। रिहा कराने में जो है नेतन्याहू जो है नाकाम हो रहे हैं, क्योंकि 3 फेज़ फ़ॉर्मूला था ये सीज़ फायर का जो है। फर्स्ट फेज़ खत्म हो गया 42 दिनों का जो था। अब दूसरे फेज़ के लिए जो गुफ्तगू होना चाहिए था, तो इसराइल अपनी जो है उसको टैंट्रम जिसको कह सकते हैं, क्योंकि सवाल जो है नेतन्याहू के सर्वाइवल का है। नेतन्याहू अपने सर्वाइवल के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। जो हुआ है वहाँ पर, आज बिजली कट कर दी गई, पावर कट कर दिया गया। वो बेनिन के इलाके में जो है तो टैंक चले गए इसराइल के। ये इस तरह की हरकतें तो गुज़िश्ता 75 साल से हो रही है, और ये उसी के नतीजा है कि फ़लस्तीन का रक़बा जो है, यानी जो आपके अक़वाम मुत्तहिदा ने जो डिमार्केट करके दिया था, वो सिकुड़ता चला गया, श्रिंक होता चला गया। मैं बार-बार कह रहा हूँ कि सिर्फ़ 6000 स्क्वायर किलोमीटर फ़लस्तीन के पास रह गया है। जबकि वो 22,000 किलोमीटर के लगभग होना चाहिए था। डिमार्केशन जो किया गया था कि 48% फ़लस्तीन को दिया गया था, 52% जो है इसराइल को दिया गया था। तो ये जो है इसराइल का हमेशा ये इरादा रहा है, इंटेंट जो है उसका जो है उसी के मज़ाहिर है कि वो नहीं चाहता कि वहाँ फ़लस्तीन की कोई रियासत बने, यहीं ये लोग रहे, इसी में फँसे रहे, हमारे जो है अंडर में रहे। उसकी यही कोशिश है, उसी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। या अगर 2 स्टेट सॉल्यूशन पे मान लेता है, तो ये रोज़ाना की जो कुछ खिटपिट होती रहती है, जो टेंशन रहता है, ये तशद्दुद होता है, दोनों भी तरफ से ज़ाहिर बात है, आप किसी को मारेंगे तो आप किसी को एक तमाचा मारेंगे तो वो भी कोशिश करेगा कि वो उसी तरह से उसको तमाचा मारे। तो ये जो कैफ़ियत है ना, ये बनी हुई है, ये तब तक बनी रहेगी, तब तक इसराइल जो है, जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद है कि उसके मुताबिक उसको जो है वो फ़लस्तीनी इलाके खाली कर देना चाहिए, और जो उसने बस्तियाँ बसाई है फ़लस्तीनी ज़मीनों पर, उसको वहाँ से हटाना पड़ेगा, तभी इस सूरत में जाके हो सकता है। लेकिन अब इसको इसराइल की हिम्मत इस वजह से बढ़ गई है कि जो क्लब है वहाँ व्हाइट फार्म का जो सपोर्ट कर रहा है ट्रम्प को, यानी वो जो साउथ अफ्रीकन है, एलन मस्क वगैरह जितने भी उसके वो क्लब में जो है ना, मालदार वगैरह लोग जो है, तो वो व्हाइट सुपरमेसी यानी नस्ली तफाफ़ुक का जो मामला है, जैसा साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो है अब इन्होंने कुछ पाबंदियाँ वगैरह लगाई है। साउथ अफ्रीका ने ही केस लेकर गया था इंटरनेशनल कोर्ट में जो है फ़लस्तीन इसराइल के खिलाफ। तो ये जो लोग हैं, ये जो बैकिंग जो कर रहे हैं, इनका हमेशा से ये रहा है कि साउथ अफ्रीका में भी जो है व्हाइट्स का जो किरदार रहा है, सभी जानते हैं अपार्टाइड जो पॉलिसी रही है वहाँ पे, लैंड जो है, जितनी भी फार्म लैंड थी इन्होंने जो है ब्लैक से छीन ली है। वो अभी भी सूरत-ए-हाल उसमें तब्दीली नहीं आई। इसीलिए नेल्सन मंडेला ने ये कहा था कि जब तक जो है फ़लस्तीन आज़ाद नहीं होगा, तब तक साउथ अफ्रीका की आज़ादी, यानी जो व्हाइट सुपरमेसी थी, व्हाइट की जो हुकूमत थी, वो ख़त्म होने के बावजूद नेल्सन मंडेला ने कहा था कि जब तक फ़लस्तीन आज़ाद नहीं होगा, तब तक जो है साउथ अफ्रीका को मुकम्मल तौर पर आज़ादी नहीं मिलेगी। और यही जो लोग हैं साउथ अफ्रीका से, जो व्हाइट्स जो थे, रेसिस्ट टाइप के जो लोग हैं, एलन मस्क वगैरह, ये इस फिर वक़्त जो है अमेरिका के इक़्तिदार के ऐवानों में पहुँच गए हैं और यही डोर हिला रहे हैं, उसके नतीजे में ये मसाइल पैदा हो रहे हैं। तो बहरकैफ मगर इसराइल को तो मानना ही पड़ेगा, आलमी राय अम्मा जो है उसके हक़ में नहीं है। आप कब तक आप जो है अमेरिका और बरतानिया, जो भी बड़ी ताकतें हैं,
उनके सहारे जिंदा रह सकते हैं। जब तक आप लोगों के साथ इंसाफ नहीं करेंगे, जो मसला है असल मसले को हल करने के लिए नेक नीयती से काम नहीं करेंगे। तो ये सूरत हाल है। अब वो देखना है कि अभी देख रहा था मैं ही, तो ये है कि इम्कान है कि कल से जो है दोबारा जो है बातचीत का सिलसिला शुरू हो सकता है। अब वो क्या बिल्कुल बिल्कुल। जी, ट्रूस जो है दोबारा के कल दोबारा हो सकता है, इस तरह की कुछ आ रही है, खबरें आ रही है। अब इसमें कहाँ तक जो है इस पर अमल होता है, ये देखना है। जी, बिल्कुल। बहुत बहुत सलीके की बात और बहुत अच्छे तरीके से अब्दुल बारी साहब ने चीज़ों को पेश कर दिया है और हम तवक्को कर रहे थे, इंतज़ार भी कर रहे थे आपका कि आप आएँ, तो इसको और थोड़ा एक बेहतर तरीके से आ जाए चीज़ें। मैं फ़दील साहब पास आऊँगा, अब चूँकि टाइम मेरे पास 6 मिनट सिर्फ़ बचे हैं। मैं फ़दील साहब ये जानना चाहूँगा कि जो आप पहले भी कह रहे थे कि चूँकि अमेरिका और अमेरिका ही नहीं बल्कि इज़राइल के भी कई फ़ौजी जो हैं वो हमास के गिरफ्त में हैं। उनको वो बंधक बनाए हुए नंबर 1। नंबर 2 कि जिस तरह से ब्लास्ट बार-बार हम देख रहे हैं कि इज़राइल के अंदर आज भी उसमें अभी बता रहे हैं कि 17 लोग ज़ख्मी हुए जिसमें 2 की हालत बहुत गंभीर यानी एक बड़ा वो हम मान ही लें इज़राइल के लिए बड़ा ही हो गया। तो इसको इस तरह के धमाके क्या लग रहा है आपको कि क्या वहाँ पे वाक़ई ऐसे लोग मौजूद हैं? या ये इज़राइल का ही अपना वो एजेंडा है या नेतन्याहू का? क्या इसके पीछे सच्चाई है? और जहाँ तक कैप्टिव्स की बात है, आपने पहले कहा था बहुत सारे फ़ौजी पकड़ रखे हैं बहुत दिनों से आप कह रहे हैं, ये आज नई बात नहीं है, ये तो अब बातें सामने आ रही हैं, लेकिन आपने बहुत पहले तो क्या क्या लग रहा है? क्या नतीजा इसमें आएगा सामने? को मैंने पहले भी जब जंग के दौरान भी मैंने कहा था कि उनके बंधक हमास ने बंधक बना लिया है। लेकिन उससे इस बम धमाके से कोई लेना देना नहीं होगा क्योंकि कोई ऐसा फायदा कुछ नहीं है। ये जो कुछ भी हो रहा है उनका इंटरनल पॉलिटिक्स है और उनके अपोजिशन और देश में बहुत से हो सकता है कि इज़राइल के अंदर बहुत से लोग हों जो ना चाहते हों कि हॉस्टेज डील हो और ये खत्म हो। क्योंकि प्रॉब्लम बहुत से सियासी मौके दे देते हैं। जैसा नेतन्याहू का भी कैप्टन साहब बता रहे थे कि अरबों की मदद से वो इमरजेंसी गवर्नमेंट चला रहे हैं। उनकी मेजॉरिटी तो सचमुच नहीं है। तो ये इस बम धमाके से कोई हमको नहीं लगता है कि कोई ये हमास का या इस तरह की बाहरी चीज़ों का कोई लेना-देना नहीं है। क्योंकि इससे तो अगर ये लोग करेंगे तो इनकी तो चीज़ें तो अभी पॉज़िटिव हैं। अभी हमास क्यों करेगा या कोई भी बाहरी जो उनके दुश्मन है इज़राइल के, वो क्यों करेंगे? अभी तो उनकी बात मानी जा रही है। तो जब बात मानी जा रही है, सब कुछ उनके पक्ष में है, उनके पॉज़िटिव है, तो फिर वो लोग का तो कोई हाथ नहीं हो सकता है इसके अंदर। ये तो तब होता है जब आप गवर्नमेंट को डराने की कोशिश करते हैं, परेशान करने की कोशिश करते हैं, आपकी कोई बात ना मानी जाए तो उस तरह से करते हैं ताकि वो दबाव में आए सरकार। लेकिन अभी तो वो ऐसे ही दबाव में है तो फिर क्यों ये सब करने की ज़रूरत है? ये इनकी अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स हो सकती है कि इनके अपने अपोजिशन के लीडर्स या इनके खिलाफ जो लोग हैं वो उस तरह की कोई हरकत हो या कोई कुछ और भी हो सकता है। अभी तो जाँच का विषय है। पिछली बार जब बस में धमाका हुआ था तब हम लोग भी यही बात कर रहे तब भी हमने ये कहा था कि ये तो इज़राइल ही बताएगी कि जाँच तो इज़राइल ही करेगी और इज़राइल को निष्पक्ष जाँच करके देश के दुनिया के सामने लाना चाहिए। ये किसने किया है और किया है तो उसके प्रूफ देने पड़ेंगे कि भाई ये हम इस नतीजे तक पहुँचे हैं। लेकिन किसी पे सिर्फ इल्ज़ाम लगा देने से तो बात बनेगी नहीं। इल्ज़ाम लगाने के बाद उसको प्रूफ करना पड़ता है कि भाई ये सर्कमस्टेंसेस हैं, जिसके चलते हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि ये काम ये कर सकते हैं। तो अभी तो मुझे नहीं लगता है कि बाहरी ताकतों का जो भी इज़राइल के दुश्मन हैं, चाहे हमास हो, चाहे हूती हो, चाहे लेबनान, इन लोगों का तो अभी कोई मतलब ही नहीं है। जब उनकी सारी बातें इज़राइल मान ही रहा है, फिर वो क्यों करेंगे ऐसा? ये भी तो एक बात है ना कि वो क्यों करेंगे? दूसरी बात ये है कि इज़राइल सिर्फ बंधकों मैंने कहा था कि जो आर्मी के जो आईडीएफ के लोग बंधक बनाए गए हैं, उसकी घोषणा नहीं कर रहा है इज़राइल। ना वो पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पे ला रहा है और ना हमास ला रहा है इस बात को।
लेकिन ये सच्चाई है कि आईडीएफ के काफी बंधक हैं उनके पास, और इसीलिए इजराइल हर बात को मान के अब किसी तरह से वो इस परेशानी से बाहर निकलना चाहता है कि भाई अब कोई हल नहीं निकल रहा है इसका, और 15 महीना लड़ाई लड़के देख भी लिए कि भाई ये लोग कहीं से भी दबने वाले नहीं है, ना डरने वाले हैं, ना मानने वाले हैं। तो सारे हथकंडे करके देख चुके, अब बचा ही क्या उनके पास। और आईडीएफ के अंदर विद्रोह है, आईडीएफ के तमाम अधिकारी रिजाइन दे के जा रहे, लोग जा रहे, छुट्टियां तो वापस नहीं आ रहे, जबरदस्ती बुलाना पड़ रहा है, और अभी आईडीएफ को सरवाइव करने में टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि इतना ट्रॉमा झेल, बहुत से जवानों ने बहुत ट्रॉमा झेला है और अभी भी झेल रहे हैं, अभी भी लोग बीमार हैं, कुछ लोग घायल हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह का सपोर्ट, इतना बड़ा धोखा कि जो नए सोल्जर्स हैं, जो अनट्रेन्ड सोल्जर्स हैं, जो बेचारे कहीं नौकरी कर रहे थे, जो कहीं पिज्जा बेच रहे थे, कहीं कुछ छोटे मोटे कंपनी चला रहे थे, कोई बिजनेस कर रहा था, वो अनट्रेन्ड सोल्जर है। केवल उनको पढ़ाई के दौरान, जैसे हम लोग एनसीसी वगैरह कर लिए, उस दौरान ट्रेनिंग दे करके छोड़ दिया गया। अब वो 8-10 साल के बाद वो बंदूक थोड़ी चला पाएंगे, उनको ले जाकर के गजा में मरवा दिया इजराइल ने। मतलब जो ट्रेंड सोल्जर्स थे उनको नहीं यूज किया, उनको बचा के रखा, अनट्रेंड सोल्जर्स को ले आकर के मरवा दिया। ये सारी बातें अब उठ रही है ना, और कुछ बातें तो हो सकता है कि आपका चैनल भी लोग देख करके बातें जान रहे हो, कह रही तो सचमुच गड़बड़ हो गया। तो ये सब चीजें हो रही हैं, और अनट्रेंड सोल्जर्स को मराने की बात तो अब शुरू हुई है 2-4 दिन के बाद, जब हम लोग कितना दिन से बोल रहे थे आपके चैनल पे। लेकिन इजराइल में अब ये भी बात हो रही है कि इन लोगों ने बेगुनाह जो है नए जवानों रगरूटों को, जो जिनकी ट्रेनिंग अच्छी नहीं थी या नई ट्रेंड सैनिक नहीं थे, उनको मरवा दिया। पेरेंट्स बोल रहे कि हमारे बच्चों को मरवा दिया, इनको क्या जरूरत थी भेजने की वहां पे जब ये ट्रेंड नहीं थे। तो अब ये बात 2-4 दिन से उठ रही, लेकिन हम लोग तो आज 2-3 महीने से ये बात बोल रहे हैं। 2-3 क्या 5-6 महीने हमको याद है कि हम बोल रहे हैं कि जो जिस तरह की वीडियोस आ रहे हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि अनट्रेंड सोल्जर्स लड़ाई के मैदान में छोड़ दिए गए हैं। जी बिल्कुल, तो टाइम हो गया, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। और जयदीप सिंह मुंदेला साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही, मैं वही कैप्टन साहब से बस उस पे, और फिर आखिरी कमेंट, जो कि टाइम हो गया है, खिलाफ वर्जी हो रही है, हम भी खिलाफ वर्जी कभी कभी कर ही देते हैं इजराइल की तरह, टाइम जो है पार कर जाते हैं। कैप्टन साहब जो है वो बर्दाश्त कर लेते हैं एक सही अच्छे लीडर की तरह, जैसे, और हिजबुल्ला आजकल बर्दाश्त कर रहा है। और तो यहाँ पे जयदीप सिंह मुंदेला साहब लिखा है, इजराइल के विपक्ष के नेता यायर लेपिड ने कहा है कि अमेरिका हमास से इसलिए अलग से बात कर रहा है क्योंकि उसे पता है कि हमारी इजरायली सरकार इस काम में नाकारा साबित हुई है। ये बात उन्होंने कही है। तो बहरहाल कैप्टन साहब इसी पे खत्म कीजिए कि हम देख रहे हैं एक तरफ ओआईसी आ गया है, दूसरी तरफ अमेरिका जो है डायरेक्टली बात कर रहा है, तीसरी तरफ इजराइल जो है वो कल से कह रहा है कि नहीं, हमने भी काफी हद तक चीजों को मान लिया है। आप इसी पे खत्म कीजिए कि बहरहाल हम तो चाहते हैं कि कोई भी माने वहां अमन हो, खाना पानी लाइट बिजली पानी सब वहां पे रहे और लोग वहां पे आबाद हों, अभी गिरफ्तारी की भी खबर ये सब ना हो। कैप्टन साहब आखिरी कमेंट। डॉक्टर रिजवी, मैं ऊपर वाले की मेहरबानी है कि हम सब आराम से अपने-अपने घरों में बैठ के अब खुशियाँ मना रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी कतार में कल और परसों जो बातचीत होगी जिसमें इज़राइल का डेलीगेशन गया है, उसमें कुछ अच्छी डेवलपमेंट होगी, सीज़फायर का फ़ेज़ 2 चालू हो जाएगा। और जब अमेरिका हमास से डायरेक्टली बात कर रहा है, इसमें आपको ये बहुत ही नई खबर है, ऐसा पहले कभी ना हुआ था, ना सुना था। किसी को अंदेशा भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप सीधा अपने लोगों के उन्होंने भेजा हुआ है हमास से बात करने के लिए, तो ये एक तरह से पॉजिटिव डेवलपमेंट है क्योंकि हमास में देखिए 3 तरह के लीडर हैं। मिलिट्री लीडर हैं, पॉलिटिकल लीडर हैं एंड फिलोसोफर्स हैं। तो अमेरिका हमेशा से कोशिश करता रहा है कि हमास में जो फिलोसोफर्स हैं या पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको उभारा जाए। हमास में जो मिलिट्री लीडर्स हैं वो जाहिर बात है वो मिलिट्री लीडर्स हैं, उनको कूटनीति पॉलिटिक्स ज्यादा समझ में नहीं आएगी।
और वो हथियार के बल पर बात करेंगे, खूंखार भी होंगे, जो कि सभी फौजियों का काम है। मैं भी फौज में था। लेकिन अच्छी बात है, कतार में कल परसों तक अच्छी खबर आनी चाहिए और मेरे ख्याल से इस बार जो ईद मनाई जाएगी वो खुशियों के साथ बहुत ही शानदार और खुली हवा में गजा के लोग मनाएंगे। जी। उम्मीद करते हैं और ऐसा ही होना चाहिए। और सीरिया में भी अमन होना चाहिए और ये जो फिर एक बार कौन कर रहा है, अमेरिका और इजराइल के अलावा कौन होगा, ये जो शिया सुन्नी और फिर इस तरीके की, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क ये है कि मारा तो इंसान ही जा रहा है, वो कोई भी हो। और हम तो हमेशा से इस बात के भी हक में नहीं रहे हैं कि इजराइल का भी कोई शख्स मारा जाए, क्योंकि सबको जीने का हक है, सबको रहने का हक है, सबको अपने तौर पर, अपने मज़हब पर रहने का हक है। ठीक है, मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हैं, कोई एंड्रॉयड मोबाइल लेगा, एंड्रॉयड में भी कई-कई अलग-अलग कंपनीज़ हैं, सब बात करना चाहते हैं मोबाइल में, लेकिन हर कोई जो है वो अपनी पसंद का मोबाइल लेता है, ये मार्केट का रूल है। अल्लाह ने भी दुनिया को एक तरीके से बाज़ारी हम कहते हैं, तो वहाँ हर आदमी फ्री है। जब अल्लाह ने किसी को, वरना ऊपर वाला अगर इतना ताकतवर है, अगर हमारा ये अकीदा है जैसे, तो फिर वो तो सबको एक ही तरह से बना देता, फिर अलग-अलग बनाने की ज़रूरत, जब उसने अलग-अलग बनाया है और चॉइस रखी है, तो हम कौन है किसी को चॉइस करने वाले? तो बहरहाल इन्हीं तमाम बातों में फिर हम बात करेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया ग्रुप कैप्टन उत्तम कुमार देवनाथ जी आपका। आप जुड़े, बातचीत की और बहुत अच्छे पहलू पे हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अब्दुल बारी मसूद साहब जुड़े, देर से ही सही, लेकिन फिर भी उनकी अपनी मसरूफियत थी, लेकिन फिर भी उन्होंने ख्याल किया और वो आए, चूंकि बात हमारी हो गई थी। हमने कहा था कि नहीं, जब आपको सहूलत लगे आप आ जाइएगा। तो अब यही अच्छा हुआ, देखिए इनके चश्मे पे भी आज कई लोगों ने कमेंट कर दिए कि बड़ा अच्छा लग रहा है। तो कम से कम कुछ बात हुई ना हुई हो, कम से कम चश्मे पे तो कमेंट आ ही गए। 2-4 तो ये भी अपने आप में एक होता है। और फजील साहब वहाँ इफ्तार में दूसरे ड्रेस में थे, यहाँ बिल्कुल कैप्टन साहब के वाले में ड्रेस में आ गए। तो अब ये हो जाता है कई बार इसको, तो वो देखिए वर्दी बिल्कुल पूरा। तो ये भी जो है कमेंट में सब आता है, मैं सारे कमेंट नहीं पढ़ पाता, पढ़ते-पढ़ते मैं थक जाता हूँ, क्योंकि कमेंट बहुत आते हैं और मुझे उसको देना बहुत सारे लोगों को छूट जाते हैं। बहरहाल मैं इसलिए भी थोड़ी-सी ऐसी बातें कर लेता हूँ ताकि कोई प्रेशर लेकर के हम लोग न जाएँ, सोना भी है। तो आप कैप्टन तमाम साहब को हज़रात देख का करके सुनिए, कैप्टन साहब को देख के हमारी बेटी कह रही है कि पापा आप क्यों नहीं कैप्टन बन गए? हम कहा अब क्या तो हम नहीं, तो कहे अब कि अब बेटी जाने को दो, अब वो कैप्टन सब बनाइए। कहानी बहुत नहीं, पुरानी है। नहीं, हैं? अब हम लोग सब कोशिश करें कि आपकी बेटी कैप्टन बने। उससे कह दो बेटी हमारा ख्वाब आप पूरा करो, आप कैप्टन बनो, अरे वो और हम सब हमारे दुआ बगल में करते हैं। एयरफोर्स का बेस है ना यहाँ, हाँ। तो ये लोग जाते हैं अंदर घूमने-वूमने, तो लौट के आए और एक दिन टीवी पर देखे कैप्टन साहब को, तो बोले कैप्टन साहब अंकल हैं, तो आप क्यों नहीं कैप्टन बन गए? हम कहा कि देखो कोट वोट पहन के टाई वाई लगा के बैठते हैं, अपना जिंदगी भर हम लोग कभी कोट वोट पहने नहीं। हमने अपनी माँ से कहा, जब हम पढ़ते थे, तो हमने कहा कि मम्मी हमको एक सूट सिलवा दो। तो मेरी माँ ने कहा कि खाक पे बिस्मिल्लाह, पहले ग्रेजुएशन पास करोगे तब सूट सिलवाएगी। हम कहा बाप रे बाप, इतना तगड़ा शर्त। अब वो जो है हमने कहा कि ठीक है। तो हमने अपनी बेटी से कहा कि देखो हम लोग की मम्मी ऐसे बोलती थी, अब तुम लोग नहीं, नहीं, तो बिल्कुल। कैप्टन साहब। और हमने शुरुआत में भी कैप्टन साहब बताया कि हमारे उस्ताद प्रोफेसर अलीमत फातमी साहब ने क्या ताकीद की। तो जिन लोगों ने शुरू में वो बात न सुन ली हो, सुन ले। देर हो रही कैप्टन साहब, मैं समझ सकता हूँ, देर हो गई कैप्टन साहब, माफी चाहता हूँ, लेकिन इस तरीके की बातें भी हो जानी चाहिए, क्योंकि हम लोग मिल बहुत कम पाते हैं। लेकिन कोशिश होगी कि बहुत जल्द हम लोग किसी अफ्तार में एक साथ बैठे कहीं चल के। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम हजरात का कि आप हमसे जुड़े और बातचीत की। और बहुत सारे लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं, यूसुफ शेख साहब, जयदीप सिंह मुंदेला साहब, आप और दोस्त जो ग्रुप है हमारा वो, इसके अलावा हमारे बहुत सारी बातों को अरब लीग और यूरोपीय यूनियन दोनों ने मिस्र बिल्कुल, और इससे लग रहा है कि ये एक पॉजिटिव
अमल है काशिफ जैन साहब, लेकिन जो ईरान ने कहा उस पर भी गौर करना चाहिए कि बिल्डिंगें तो बनती रहेंगी, लेकिन फिलिस्तीन को आजाद कैसे किया जाए उस पर भी गौर करना चाहिए। मोहम्मद अरशद खान साहब, नूर सर, खान इदादुल हक साहब, तो ये तमाम लोग, राजा सिंह राजपूत साहब का आज एक भी मैं कमेंट नहीं लिया, मैं माफी चाहता हूँ। बशीर अहमद बाबा खान साहब आपका, कैप्टन साहब आपका, मैंने आपकी बात पहुंचा दी, बारी साहब बात आपने सुन ली होगी। तो इसके अलावा और तमाम जो लोग हैं, ये शहादत हुसैन खान साहब आपका शुक्रिया, यहाँ शहबाज खान साहब, गुड्डू सलमानी, ये बहुत सारे लोग तमाम, यहाँ गोल्डन पिलर जो है वो, यूनुस चुड़वारा साहब, तबरेज आलम सिद्दीकी साहब का बयान मैं नहीं ले सका, लेकिन मैंने स्क्रीन पर चला दिया, लोग इसे पढ़ लेंगे। अजमल अबरार साहब, काशिफ जैन, मैंने उनका नाम लिया। तो बहुत सारे लोग हैं जिनका मैं नाम तो नहीं ले सका, लेकिन बहरहाल सबका मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। शब खैर, गुड नाइट।